अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा आवाज़ आ रही है? ओके। अच्छा, प्रोजेक्ट लिस्ट चाहिए थी मुझे आप लोगों की। ओके, प्रोजेक्ट लिस्ट। सो हु इज द सीआर? क्लास की सीआर कौन है? ठीक है, आयशा एंड गाजी, आप लोग बच्चों काम ये करो कि एक्सेल पे एक फाइल बना लो जिस पे प्रोजेक्ट टाइटल एंड ग्रुप मेंबर्स के नेम, तमाम इस आईडी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम की लिस्टिंग हो, और वो लिस्ट मुझे सेंड कर दो। कब तक सेंड कर दो? कल तक कर दो, परसों तक कर दो? ठीक है, मुझे मेल कर देना एक्सेल फाइल में जो है लिस्ट, सो दैट मैं आप लोगों की इवेलुएशन की स्केड्यूलिंग कर सकूं। उसी लिस्ट को एक्सेल फाइल में मुझे सेंड कर देना। उसी लिस्ट में मैं फिर जो है स्केड्यूलिंग कर दूंगी कि कौन से ग्रुप का किस टाइम पे और किस डे पे किस डेट पे जो है वो इवेलुएशन होगी। ठीक है आयशा एंड गाजी? वो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। गाजी और आयशा को मैं ये टास्क दे रही हूँ, गाजी और आयशा मिलकर ये टास्क कर लें। अच्छा, गाजी अपनी मीटिंग में मौजूद है? फरजान आप कर रही है काम? फरजान खान? ठीक है, तो आप फरजान और गाजी आप दोनों फरजान आप कर दो, फिर एक ही करते हैं काम, फिर दो लोग होते हैं ना तो फिर कंफ्यूजन होती है। ठीक है फरजान आप कर दो काम ये। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक्सेल के फाइल में तमाम जितने भी इस आईडी में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बस सब आपने काम ये करना है कि किसी भी ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप में, तमाम ग्रुप से उनकी डिटेल्स ले लें। और डिटेल्स में क्या होगा, ग्रुप टाइटल कि वो लोग क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइटल और ग्रुप मेंबर नेम कि उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। वो एक लिस्ट, एक ही लिस्ट होगी जिसमें तमाम स्टूडेंट्स की एंट्री होगी। वो लिस्ट एक्सेल फॉर्म में मुझे सेंड कर दें, मैं उसी पे स्केजुलिंग करके फिर वो ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, सो दैट आपको पता होगा किस डे और किस टाइम पे आप लोगों की इवैल्यूएशन है। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी देखी थी, वो सबने अपने पास करके देख लिया? सबके पास हो गया एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट? ओके गुड। ठीक है, कितना परसेंट काम हो गया प्रोजेक्ट में? इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट वीक से जो है वो स्केड्यूलिंग स्टार्ट कर दूँ। टॉपिक हमारे जो है वो दो टॉपिक्स रह गए। एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का टॉपिक रह गया और एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेसेस का एक टॉपिक रह गया है। ठीक है, अदर देन क्लास टाइम हम रखेंगे क्योंकि हमारे पास क्लासेस आई गेस आज के बाद दो क्लासेस हैं और लेक्चर हमारे कुछ दो तीन लेक्चर्स रह गए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को भी आप लोगों की स्केड्यूलिंग हो सकती है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को कौन कौन सी स्लॉट्स आपकी फ्री होती हैं, सो दैट मुझे स्केड्यूलिंग करने में आसानी होगी, स्केड्यूल रीस्केड्यूलिंग नहीं करनी पड़ेगी। जी, ट्यूसडे और वेडनेसडे को कौन सी स्लॉट फ्री होती है क्लास?
अच्छा, ट्यूसडे को फर्स्ट स्लॉट फ्री होती है, यानी कि नेक्स्ट वीक हम ट्यूसडे की फर्स्ट स्लॉट में रख सकते हैं स्केड्यूलिंग। ओके, और वेडनेसडे? अच्छा, वेडनेसडे को, ट्यूसडे को क्लास ही नहीं होती। सेम सेम सेम। अच्छा, तो एक काम ये करें आप लोग, कि आप लोग जो मुझे लिस्ट सेंड करेंगे ना फरजान, उसमें हर ग्रुप के आगे ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो स्लॉट मतलब जिसमें वो ग्रुप अपनी इवैल्यूएशन करवाना चाह रहा है, वो स्लॉट भी रख दे, तो उससे मुझे स्केजुलिंग और आसान हो जाएगी। अभी सबसे पूछना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है? तो आप ऐसे करो कि हर ग्रुप के आगे उस ग्रुप से कहो कि जहाँ जब वो अपना ग्रुप डिटेल सेंड कर रहे हैं, वहाँ पर उनके जो है वो जो टाइम चाह रहे हैं जिसमें वो वैल्यूएशन करवाना चाहें ट्यूसडे और वेडनेसडे के टाइम पे, तो वो स्लॉट लिख दें, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली टाइम असाइन कर दूँगी, उससे स्केजुलिंग करनी आसान हो जाएगी। ओके, ठीक है, लिस्ट मुझे सेंड कर देना, परसों तक कर देना, सो दैट नेक्स्ट वीक तक स्केजुलिंग हो जाए। अच्छा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखी थी हमने, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग देखी थी हमने कि हाउ वी कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास एक्सप्लिसिटली थ्रू कीवर्ड बेस। और अगर हम बेस का कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले अपने पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। और अगर हम एक्सप्लिसिटली चाह रहे हैं कि जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बने तो वो पेरेंट क्लास के किसी और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, तो उसके लिए हम बेस का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो बेस के कीवर्ड के थ्रू हम पेरेंट क्लास का जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट डिस्कस हुआ हुआ, ईच सब क्लास कैन हैव इट्स ओन कंस्ट्रक्टर। हर जो चाइल्ड क्लास है उसका अपना भी कंस्ट्रक्टर हो सकता है फॉर स्पेशलाइज्ड इनिशियलाइजेशन, बट इट मस्ट ऑफन इन्वॉल्व द बिहेवियर ऑफ द बेस कंस्ट्रक्टर। और बट यूजली चाहे उस बेस क्लास चाइल्ड क्लास का अपना कोई और पैरामीटराइज या स्पेशलाइज कंस्ट्रक्टर हो या ना हो, बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रही होगी, अपने पेरेंट क्लास के बिहेवियर को कॉल कर रही होगी। It does this using the keyword base. Let's suppose यहाँ पे एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है माई सब क्लास, जो कि सुपर क्लास को इनहेरिट कर रही है, और माई सब क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसके थ्रू हम बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं थ्रू पासिंग सम पैरामीटर्स, और ये इस कंस्ट्रक्टर की अपनी बॉडी है। Usually, some of the parameters passed to my subclass will be initializer values for superclass instance variables, and these will simply be passed on the superclass constructor as parameters. In other words, super parameters will be sum or all of sub parameters. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे माई सब क्लास में हम जो जो पैरामीटर्स पास करेंगे, उसमें से कुछ पैरामीटर्स तो बेस क्लास में पास हो जाएंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि जब हम पर्सन और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जैसे पर्सन का नेम, उसकी एज, उसका एड्रेस, वो पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। और चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और स्टूडेंट के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम, स्टूडेंट परसेंटेज। तो ये टोटल 6 एट्रीब्यूट हो गए, जिसमें 3 जो है वो पर्सन के हैं और 3 जो है वो चाइल्ड के हैं, स्टूडेंट के। तो जब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त 6 वैल्यूज पास करेंगे, तो उन 6 में से 3 वैल्यूज बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास हो जाएंगी, और 3 जो उस क्लास के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं उस पर इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, a constructor for the publication class, let's suppose we have a class called publication having string title, double price and in copies attributes। ठीक है, और इसमें हम किस तरीके से करेंगे, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। हर एट्रीब्यूट को हम, अगर सेम नेम है जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स है उनका और क्लास के वेरिएबल्स का, तो दिस का कीवर्ड हम यूज करेंगे। फिर हमने क्या किया, हमने एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाया, एक बुक की क्लास बनाई, जो कि क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है पब्लिकेशन को। तो उस बुक की क्लास में हमने क्या क्या एट्रीब्यूट दिए, टाइटल, प्राइस, कॉपीज और ऑथर नेम। सो ये जो टाइटल, प्राइस और कॉपीज हैं, ये ऊपर वाली पब्लिकेशन के कंस्ट्रक्टर में कॉल हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, बेस, ये जो वैल्यूज हैं पब्लिक बुक्स को, बुक
कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम 4 वैल्यूज पास करेंगे। स्टार्ट की 3 वैल्यूज इसकी बेस क्लास में के थ्रू सेट हो रहे हैं, क्योंकि ये काम हमने यहाँ किया, ये 3 लाइंस अब यहाँ दोबारा से रिपीट करने से बेटर है कि हम बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दें। ठीक है, और सिर्फ जो इसकी अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड है ऑथर, वो हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम सेट करवा दें, दिस डॉट ऑथर इज इक्वल टू ऑथर। बाकी की स्टार्ट की जो 3 चीजें हैं जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, उनको हम पेरेंट क्लास के बेस कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करवा दें। अच्छा, कंस्ट्रक्टर रूल्स क्या है हमारे पास? जब हमारे पास सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास मीन पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास हमारे पास जो सब क्लास है, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव अ सुपर क्लास माय सुपर क्लास एंड अनदर क्लास माय सब क्लास। ठीक है, माय सुपर क्लास में हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो कुछ आर्गुमेंट नहीं ले रहा, सो इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हमारे पास क्या है, हमने जब इसकी चाइल्ड क्लास बनाई माई सब क्लास, उसमें कोई कंस्ट्रक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, ठीक है। बट जब भी हम माई सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा और उससे पहले पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, ठीक है। Similarly, if we have a parent class my super class having two constructors, one is default constructor and another is parameterized constructor, तो जो चाइल्ड क्लास है उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैन कॉल बेस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर चाइल्ड क्लास में सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो भी बेस के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। अच्छा, अगर हमारे पास जो पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास में अगर हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, तो सब क्लास जो चाइल्ड क्लास है उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मस्ट कॉल बेस कंस्ट्रक्टर। इस सूरत में हमारे पास मैंडेटरी है कि हमारी सब क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो बेस के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टर्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस, तो उसके ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव अ क्लास कॉल्ड अकाउंट, public class account having 3 attributes, account number, name and account type। हमने तीनों जो attributes हैं उनकी जो access modifiers हैं वो different रखे हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर के लिए प्राइवेट, नेम को प्रोटेक्टेड रखा है और अकाउंट टाइप को पब्लिक रखा है। प्राइवेट मीन्स कि विद इन अ क्लास एक्सेसिबल होगा, आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मेथड है। जब कोई चीज प्राइवेट होती है तो उसको आउटसाइड द क्लास हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू सेट करवाएं, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी, अकाउंट नंबर की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ इस अकाउंट की क्लास के अंदर है। तो या तो हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करके इसकी वैल्यू सेट करवाएं, या हम प्रॉपर्टीज के थ्रू उसकी वैल्यू सेट करवाएं। तो जब भी कोई फील्ड प्राइवेट होती है तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम या तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू सेट करते हैं, या तो हम प्रॉपर्टीज या गेटर सेटर मेथड के थ्रू उसकी वैल्यू को सेट करवा रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड फील्ड प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मीन्स कि अकाउंट की क्लास के लिए एक्सेसिबल है और वो क्लासेस जो अकाउंट की क्लासेस को इनहेरिट कर रही हैं उन क्लासेस के लिए एक्सेसिबल है। और जो हमारे पास अकाउंट टाइप है जिसको हमने पब्लिक रखा है, पब्लिक मीन्स इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनी क्लास। बट इन तीनों को, क्योंकि ये इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स हैं क्लास के अंदर डिफाइन हुए हैं, इनमें से कोई स्टैटिक नहीं है, तो इन सबको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा। हम ऑब्जेक्ट के नाम के साथ जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अकाउंट की क्लास का, उसके साथ इनको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि अकाउंट नंबर ऑब्जेक्ट के नाम के साथ भी आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ भी कॉल हो सकता है, और जो क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर रही है उसके ऑब्जेक्ट के नाम के साथ भी एक्सेस हो सकता है। और पब्लिक इस क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ भी कॉल हो सकता है, और आउटसाइड द क्लास अगर हम इसका ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल करें तो ये तब भी एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये अकाउंट नंबर को हमने प्राइवेट रखा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक गेट्स, एक जो है वो सेटर मेथड रख दिया जो इसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। 3 फील्ड रखी, एक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हम क्या करें, एक सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं और इन तीनों फील्ड्स को सेट करवा रहे हैं कि अकाउंट नंबर की वैल्यू वो है जो इस कंस्ट्रक्टर पर फर्स्ट पैरामीटर पास होगा, नेम की वैल्यू वो है जो इस कंस्ट्रक्टर में सेकंड वेरिएबल वैल्यू पास होगी,
और हमारे पास जो अकाउंट टाइप है उसकी वैल्यू वो होगी जो इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में थर्ड आर्ग्यूमेंट पास होगा। इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हमारे पास इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स के वैल्यूज सेट हो जाएंगी। फिर हमने क्या किया, हमने एक एक्सेसर बनाया, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक गेटर मेथड बनाया जो कि अकाउंट नंबर की वैल्यू को हम गेट कर रहे हैं, यानी कि हमें इस अकाउंट नंबर की वैल्यू जब भी आउटसाइड द क्लास होगी तो हम इस मेथड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। और फिर हमने डिस्प्ले डिटेल्स का एक मेथड बना दिया जिसमें इन तीनों फील्ड्स को हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सिंपल सी एक क्लास है। फिर हमने क्या किया, हमने करंट अकाउंट की क्लास बनाई जिसको अकाउंट की क्लास से इनहेरिट करवा दिया। सो करंट अकाउंट इज अ चाइल्ड क्लास एंड अकाउंट क्लास इज अ पेरेंट क्लास, ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो रही है अभी इस पॉइंट पे। और करंट अकाउंट की क्लास में एक अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड है प्राइवेट डबल बैलेंस, ठीक है। करंट अकाउंट की क्लास की अपनी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट है बैलेंस, जिसको हमने प्राइवेट रखा है, ठीक है। अब अकाउंट करंट अकाउंट का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसमें हम क्या चीज़ कॉल कर रहे हैं, इसमें हम चार चीज़ें पास कर रहे हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर, अकाउंट टाइप एंड अकाउंट बैलेंस। इसमें स्टार्ट की थ्री जो इसमें हमारे पास फील्ड्स हैं वो पेरेंट क्लास की फील्ड्स हैं, पेरेंट की है तो जब इनहेरिटेंस हो रही है सो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड की भी है। सो चाइल्ड इज हैविंग फोर एट्रीब्यूट बेसिकली, वन इट्स ओन एंड थ्री विच इट इज गेट फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो टोटल हमारे पास करंट अकाउंट की क्लास के कितने एट्रीब्यूट्स हो गए, चार एट्रीब्यूट्स। तीन वो जो वो अकाउंट की क्लास से इनहेरिट कर रही है और एक वो जो उसके अपना बैलेंस वाली फील्ड है। चार फील्ड हमने इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, चार फील्ड जो है वो इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास की। स्टार्ट की थ्री फील्ड्स अकाउंट की क्लास में पास हो जाएंगी, जबकि एक वाली अकाउंट बैलेंस इस कंस्ट्रक्टर जो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ही सेट होगी, ठीक है। फिर हमारे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट अगर आपने करवाना है तो आपने डिपॉजिट के मेथड के अंदर हमने क्या किया, फ्लोट डिपॉजिट इज इक्वल टू 2500, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस डिपॉजिट। अब आप इसमें डिपॉजिट करवाने के आपके पास मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, यहाँ तो बहुत सिंपल मेथड है। आप यूजर से इनपुट लें, आप विंडोज फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड में इनपुट लें, वो जो टेक्स्ट फील्ड में आप इनपुट ले रहे हैं वही चीज़ बैलेंस में से माइनस हो जाए, अगर कोई इस तरीके की एप्लीकेशन बना रहा है प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सिंपल काम हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एक मेथड बनाया है डिपॉजिट और डिपॉजिट करंट बैलेंस, और उसमें क्या किया, डिपॉजिट इन्होंने कर दिया डायरेक्ट हार्ड कोड कर दी वैल्यू 2500 और बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस डिपॉजिट, यानी कि जो प्रीवियस बैलेंस था उसकी वैल्यू क्या हो गई, बैलेंस प्लस डिपॉजिट का ये अमाउंट, तो ये वाला अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। फिर एक मेथड है डिस्प्ले का, जो कि क्या कर रहा है, नेम सेट कर रहा है, कैन चेंज प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास, ठीक है। डिस्प्ले के मेथड में हम जो बेस क्लास है उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो नेम है ये प्रोटेक्टेड है, इट मीन्स ये इस अकाउंट की क्लास में भी यूज होगा और अपने चाइल्ड क्लासेस में भी यूज हो सकता है। तो हमने ये जो डिस्प्ले का मेथड है जो चाइल्ड क्लास में यूज हो रहा है उसमें नेम की वैल्यू हमने डमी कर दी। फिर हमने डिस्प्ले डिटेल्स का मेथड कॉल कर दिया। सो डिस्प्ले डिटेल्स का मेथड पेरेंट क्लास का मेथड है, ठीक है। तो हमने चाइल्ड क्लास के मेथड से पेरेंट क्लास का मेथड कॉल कर दिया एंड देन कंट्रोल डॉट राइट लाइन पे क्या करवा दिया, प्रिंट अकाउंट बैलेंस इज बैलेंस, और ये वाली फील्ड जो बैलेंस है इसको भी प्रिंट करवा दिया। यानी कि वो तीनों फील्ड्स अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एंड अकाउंट टाइप कैन बी प्रिंट थ्रू दिस मेथड डिस्प्ले डिटेल्स, और अकाउंट बैलेंस जो है वो इसी क्लास का अपना स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट है, तो इसी क्लास के मेथड के थ्रू हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। क्लास यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। फिर हमने जो है प्रोग्राम के क्लास में जो मेन का मेथड है, मेन के अंदर हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास का। करंट अकाउंट, करंट इज इक्वल टू न्यू करंट अकाउंट, और इसमें चार फील्ड्स हमने चार वैल्यूज सेट करवा दी। जब चार वैल्यूज सेट करवा दी तो ये जाएगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में, यहाँ आया करंट अकाउंट, चार फील्ड पास हुई, चार में से तीन फील्ड्स ये बेस कंस्ट्रक्टर को पास कर देगा। तो हमने एक्सप्लिसिटली चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने चाइल्ड क्लास का बनाया, जब इसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास चाइल्ड क्लास का करंट अकाउंट में चार फील्ड्स हैं,
ये 4 फील्ड में से 3 फील्ड्स हमने बेस में पास कर दी, तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और 3 वैल्यूज जो हैं ये बेस के कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कर देगा। फिर वापस कहाँ आएगा, जहाँ से कॉल हुआ था यहाँ पे प्रिंट करेगा करंट अकाउंट कंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड, और बैलेंस की वैल्यू जो फोर्थ वेरिएबल वैल्यू आई थी आर्ग्यूमेंट, उसको बैलेंस में सेट कर देगा। फिर हमने क्या किया, करंट अकाउंट और डिपॉजिट करंट बैलेंस का मेथड कॉल किया, तो वो ये जो बैलेंस है 1000, इसमें 2500 ऐड कर देगा। ये करंट बैलेंस है, ये क्या करेगा, 2500 को बैलेंस में ऐड कर देगा। बैलेंस की वैल्यू कैसे सेट हुई, ये हमने 1000 पास की है, ये जो हमने 1000 पास की है बैलेंस की वैल्यू, ये क्या होगी, कि यहाँ जाके बैलेंस इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस, यानी कि जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है उसको बैलेंस में सेट कर देगा, तो बैलेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000। और यहाँ हमने क्या जाके किया, करंट अकाउंट और डिपॉजिट करंट बैलेंस, तो ये मेथड कॉल करेगा ये वाला, जिसमें डिपॉजिट कर देगा 2500 की वैल्यू बैलेंस में ऐड कर देगा, तो 2500 प्लस 1000 3500। उसके बाद हमने क्या किया, हमने करंट अकाउंट और डिस्प्ले का मेथड कॉल कर दिया, तो ये यहाँ चला जाएगा। डिस्प्ले का मेथड कॉल करेगा, नेम डमी सेट करेगा और डिस्प्ले डिटेल्स के मेथड को कॉल कर देगा। डिस्प्ले डिटेल्स पेरेंट का मेथड है, ये डिस्प्ले डिटेल की तीनों फील्ड प्रिंट हो जाएंगी, वापस वहीं जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था यहाँ, और बैलेंस को यहीं से प्रिंट कर देगा, क्योंकि बैलेंस करंट अकाउंट का अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है। पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं होते। सो ये जो अकाउंट है ये अपने चाइल्ड क्लास की बैलेंस वाले एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट बैलेंस को भी एक्सेस कर सकता है और पेरेंट के भी तमाम एट्रीब्यूट्स, कंस्ट्रक्टर्स और मेथड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले अकाउंट वाली जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर ये सारी जो डिटेल्स हैं ये हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी, जिसमें से नेम, अकाउंट होल्डर नेम, नंबर और टाइप पेरेंट वाले डिस्प्ले मेथड से आ रही है, जबकि अकाउंट बैलेंस जो है वो चाइल्ड के डिस्प्ले मेथड से आ रहा है। Okay, then we have another topic which is method overriding. हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग चाहे कंस्ट्रक्टर्स की हो या मेथड्स की हो, दोनों विद इन अ क्लास यूज होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हमें याद रखना है कि ओवरलोडिंग की हम जब बात कर रहे हैं वो एक ही क्लास में होती है। चाहे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करें, वो एक ही क्लास के कंस्ट्रक्टर्स होंगे जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हम सेट कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम मेथड ओवरलोडिंग करें तो एक ही क्लास के डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें पैरामीटर्स की बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं कौन सा मेथड हम कॉल कर सकते हैं विद द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं तो ओवरराइडिंग हमेशा डिफरेंट क्लासेस और इनहेरिटेड क्लासेस में यूज होता है ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है पर्सन की जिसमें उसका नेम है, उसकी एज है, एंड वी हैव अ मेथड कॉल्ड डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले का मेथड है जिसमें हम इस नेम और एज को प्रिंट करवा रहे हैं। देन वी हैव अनदर क्लास कॉल्ड एम्प्लॉय जो कि इनहेरिट कर रही है पर्सन की क्लास को। ठीक है, हमने एक और क्लास बनाई जो पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, वो एम्प्लॉय की क्लास क्या कर रही है, पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है, और दो इसके अपने और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, कंपनी एंड सैलरी। कंपनी और सैलरी इसके अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, और नेम और एज एम्प्लॉय की क्लास पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रही है। फिर हमने एम्प्लॉय की क्लास में एक डिस्प्ले का मेथड बना दिया। देखें, ये भी डिस्प्ले का मेथड है जो पेरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड है। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स विद इन द सेम क्लास। जबकि मेथड ओवरराइडिंग की क्या डेफिनेशन है, मेथड हैविंग सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट बट इन डिफरेंट क्लासेस। तो ये हमारे पास क्या है, ये मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। मेथड हैविंग सेम नेम, इसका नेम भी डिस्प्ले है और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। ये वाला मेथड भी डिस्प्ले है और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, और ये दोनों मेथड्स दो अलग अलग इनहेरिटेड क्लास में यूज हो रहे हैं। हमने चाइल्ड क्लास में भी डिस्प्ले का मेथड को ओवरराइड कर दिया, यानी कि पेरेंट का जो डिस्प्ले है उसको हमने ओवरराइड कर दिया चाइल्ड के क्लास में। और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले पे क्या कहा, चाइल्ड के डिस्प्ले में कि पहले बेस के डिस्प्ले को कॉल करो,
और इस मेथड के अंदर मैंने इस क्लास के जो एम्प्लॉय की क्लास के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, कंपनी एंड सैलरी, उसको प्रिंट करवा दिया। अब देखिए जब हम ये भी डिस्प्ले है, ये भी डिस्प्ले है, हाउ कैन हमारा कंपाइलर कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा डिस्प्ले कॉल करना है, क्योंकि इसमें तो नेम भी सेम है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है। ठीक है, तो ये थ्रू ऑब्जेक्ट पता चलेगा कि हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने एम्प्लॉय ई एम पी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने क्या कहा, एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले, तो ये एम्प्लॉय का डिस्प्ले एम्प्लॉय वाली क्लास के मेथड को ओवरराइड करेगा डिस्प्ले को। तो ये कौन से डिस्प्ले को, क्योंकि एम्प्लॉय तो पर्सन को भी इनहेरिट कर रहा है, तो एम्प्लॉय के लिए ये वाला डिस्प्ले भी एक्सेसिबल है और इसका डिस्प्ले भी एक्सेसिबल है। तो जब मैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के साथ ओवरराइडेड मेथड कॉल करती हूँ, तो हमेशा ये अपना वाला मेथड कॉल करता है जो ओवरराइडेड मेथड है, ये वाला, यही ओवरराइडिंग हो रही है। ठीक है, तो मैंने चाइल्ड के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय ई एम पी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और ई एम पी डॉट डिस्प्ले का मेथड मैंने कॉल कर दिया। तो ये वाला मेथड कॉल करने के बजाय चाइल्ड जो एम्प्लॉय की क्लास है वो अपना डिस्प्ले का मेथड कॉल करेगी, अपना डिस्प्ले का मेथड कॉल करेगी। इस डिस्प्ले के मेथड के अंदर मैंने बेस के डिस्प्ले को भी कॉल करवा दिया। ठीक है, तो फिर ये क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली कॉल किया तभी ये पेरेंट के डिस्प्ले को कॉल करिए। अगर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा दूँ तो फिर ये पेरेंट वाला डिस्प्ले इस केस में कभी भी यूज नहीं होगा। जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए ईएमपी, उससे जब मैं डिस्प्ले का मेथड कॉल कर रही हूँ तो वो ये वाला डिस्प्ले का मेथड कॉल करेगा, ओवरराइडेड मेथड। और इसके अंदर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड डॉट डिस्प्ले किया, तो ये पेरेंट का डिस्प्ले वाला मेथड इसके थ्रू कॉल करेगा, चाइल्ड के डिस्प्ले वाले मेथड के थ्रू। और कंपनी और सैलरी के फील्ड जो हैं, जो एम्प्लॉय चाइल्ड की अपनी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, वो इसी मेथड के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी पर्सन की क्लास में, जो मेरे पास पेरेंट क्लास है, पर्सन के ऑब्जेक्ट के साथ मैं जब ये पर्सन डॉट डिस्प्ले कॉल करूंगी, ठीक है, तो हम थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट कही थी कि जब भी हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल हैं, लेकिन चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो जब मैं पर्सन डॉट डिस्प्ले कह रही हूँ तो पर्सन के लिए ये वाला डिस्प्ले का मेथड क्या है, यूजलेस है, वो इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये ओवरराइडेड मेथड है इसके चाइल्ड का। तो जब मैं पर्सन की क्लास के साथ डिस्प्ले का मेथड कॉल करूंगी तो वो ये वाला मेथड कॉल करेगा, और जब मैं चाइल्ड के क्लास के साथ वो ओवरराइडेड मेथड कॉल करूंगी तो वो हमेशा ओवरराइडेड मेथड को ही कॉल करेगा। जी क्लास, आवाज आ रही है?
ओके ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ओवरराइडिंग की क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्लास तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे हमारे पास एंड हो गया है। मेथड ओवरराइडिंग को हम थोड़ा सा जो है वो डिटेल में और आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यू और ओवरराइड का कीवर्ड भी देखेंगे। अभी जस्ट हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है कि ओवरराइड एंड मेथड होते क्या हैं। अब इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन जो है वो हम देख लेंगे। ठीक है, लेक्चर 6 के बाद लेक्चर 7 हम पहले ही कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, वो कांस्टेंट और रीड ओनली का कीवर्ड। देखो, जो चीजें हम क्लास में पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें होंगी। अगर जस्ट ओवरलोडिंग है तो उसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी आती है और मेथड ओवरलोडिंग भी आती है। और अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली है कि मेथड ओवरलोडिंग, तो आपने जस्ट फिर मेथड ओवरलोडिंग करनी है। और अगर सिर्फ ओवरलोडिंग आता है तो जो चीजें हम क्लास में पढ़ चुके हैं वो दोनों आएंगी। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को हम फर्दर डिस्कस, पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारे पास पिलर ऑफ लूप, उसी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मींस पॉली मींस मैनी एंड मॉर्फ मींस फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स, polymorphism means having multiple forms or many forms. Hence, polymorphism is ability for the same code to be used with different types of objects and behave differently with each. ठीक है, polymorphism क्या है कि एक सेम कोड को हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंटली बिहेव करवा रहे हैं। The same invocation can produce many forms of results. Same method calling ही multiple forms जो है वो result के हमें generate करके दे सकती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज टू टाइप्स, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग को हम क्या कह रहे होते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कह रहे होते हैं। जबकि ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग। ओवरलोडिंग को हम ईयरली बाइंडिंग भी कह रहे होते हैं, ओवरराइडिंग को हम लेट बाइंडिंग भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐड करूँ, ठीक है, ओवरलोडिंग है, कंपाइल टाइम है, इसको अब ये ओवरलोडिंग में हर चीज आएगी, चाहे मेथड ओवरलोडिंग है, चाहे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो या ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ओवरलोडिंग भी हो सकता है और इसको हम ईयरली बाइंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, और ओवरराइडिंग को हम क्या कह रहे होते हैं? लेट बाइंडिंग। इसका मतलब क्या है? ये बाइंडिंग हमें क्या चीज बता रही है? ओवरलोडिंग हमें ये कह रही है कि कोई भी मेथड या कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर ओवरलोड हुआ है तो हमारा कंपाइलर रन होने से पहले ही डिटरमाइन कर लेगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है, और अगर हम ओवरराइडिंग की बात करें विच इज लेट बाइंडिंग, तो रन टाइम पे जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके नाम के साथ जब हम ओवरराइड मेथड कॉल करेंगे तभी हमारा कंपाइलर डिसाइड करेगा कि दो मेथड जो बिल्कुल सेम नेम के हैं, डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है, उन दो मेथड में से कौन सा मेथड कॉल होगा डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंगली आपका कंपाइलर जब आपका प्रोग्राम रनिंग मोड पे होगा तभी डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा, तभी हम इसको लेट बाइंडिंग कह रहे हैं। और डायनामिक बाइंडिंग भी, जैसे रन टाइम है, इट मीन्स डायनामिकली जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही आपका कंपाइलर डायनामिकली जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग, इट्स कॉल्ड early binding. Method overloading is used in situation where we want a class to be able to do something, but there is more than one possibility for what information is supplied to the method that carries out the
टास्क। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग हम एक क्लास में ही कर रहे होते हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम एक काम को डिफरेंट वेज में परफॉर्म करवाना चाह रहे हो या एक ही सेम टास्क डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। Consider overloading a method when for some reasons a couple of methods are needed that take different parameters but conceptually do the same thing। ठीक है, वो जो मेथड्स हैं जिनको हमने ओवरलोड किया है वो काम सेम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग पैरामीटर्स पे कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक ही नाम के डिफरेंट मेथड, एक ही नाम के सेम मेथड्स बना दिए एक क्लास में, बट उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने चेंज कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। Overloading a method simply involves having another method with the same prototype। Overloading का क्या मतलब है? आपने जो एक मेथड बना दिया उसी के नेम का आपने एक और मेथड बनाया जिसकी प्रोटोटाइप सेम होगी बट आर्ग्यूमेंट लेस डिफरेंट होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेथड या फंक्शन को हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ ओवरलोडिंग इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो हमने अभी आज पढ़नी है। ठीक है, सो ओवरलोडिंग की 3 टाइप्स होती हैं: कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर एंड मेथड ओवरलोडिंग हम ऑलरेडी बहुत स्टार्ट में पढ़ चुके हैं मिड से पहले। एक ओवरलोडिंग है जो थर्ड टाइप ऑफ ओवरलोडिंग है, इट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो रह गई है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है, सो व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? An operator is said to be overloaded if it is defined for multiple types। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या हमने पढ़े? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े हैं, पीएफ से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम उन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर दें, ओवरलोड का मतलब क्या है? अगर मैं कह रही हूँ प्लस 10 प्लस 20, तो ये प्लस किसके लिए वर्क कर रहा है? दो इंटीजर्स को ऐड करवा रहा है। अगर मैं कह रही हूँ 10 प्लस 15.5, तो यहाँ पे ये प्लस एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू के साथ वर्क कर रहा है। ठीक है, ये इसकी प्री डिफाइंड मीनिंग्स है। जो वैल्यू हम इसको पास करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंगली उनको प्लस करके हमें रिजल्ट दे देगा। बट चूंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि उन ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो। लेट सपोज मेरे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट 1 है और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट 2, यानी कि दो अलग अलग स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं उनके एट्रीब्यूट्स को ऐड करवाना चाह रही हूँ, या मैं ये कहूँ कि मेरे पास लेट सपोज अगर एक क्लास है जो कि है ट्राइंगल की क्लास। ठीक है, उसके मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास। अब मैं उन दो ट्राइंगल्स की साइड्स को ऐड करवाना चाह रही हूँ, तो वो जो ऑपरेटर है वो तो प्लस ही होगा, लेकिन अब उस प्लस की जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज हो गई। पहले तो प्लस या तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे काम कर रहा था, तो अगर हम किसी भी ऑपरेटर को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अलावा किसी और डेटा टाइप पे काम करवाना चाहें तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड मीन्स ये कि हम प्री डिफाइंड जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उन प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स की अपने से भी एक नई जो है वो डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये प्लस अगर दो इंटीजर के साथ तो बाय डिफॉल्ट काम कर रहा होता है, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ काम करे तो उसकी फंक्शनैलिटी को मैं खुद से कोड कर सकती हूँ एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले।